नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, समय समय पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि उनके पास टीटीएल फ्लैश है, लेकिन उस टीटीएल फ्लैश से रिलेटेड उनके मन में इतने सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, इतने सारे डाउट्स रहते हैं, इतनी सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि इतनी अच्छी अच्छी फ्लैशेस रखने के बावजूद भी उनके पिक्चर्स में वो चीज़ नहीं आ पाती जो वो चाहते हैं। उसका बेसिक कारण ये है कि फ़्लैश तो बहुत अच्छी है, कैमरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको किस तरह से आपस में उनकी सेटिंग लगानी है और किस समय किस तरह से टीटीएल फ्लैश को इस्तेमाल करना है। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। टीटीएल फ्लैश को लेके आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं कि टीटीएल फ्लैश में कैमरा में क्या सेटिंग लगानी है, टीटीएल फ्लैश में फ्लैश के अंदर कंपनसेशन कैसे करते हैं, टीटीएल फ्लैश के बाउंस से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसको हम बाउंस करके यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कैमरा फ्लैश में टीटीएल काम करेगा या नहीं करेगा, इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपको कैमरे में क्या सेटिंग लगानी है, क्या अपर्चर लगाना है, क्या आईएसओ लगाना है, तो उसके लिए एक अलग से ट्रिक हम आपको बिल्कुल वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि बेसिकली टीटीएल फ्लैश का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि टीटीएल फ्लैश होती क्या है। तो टीटीएल फ्लैश में क्या होता है कि जैसे ही हम फ्लैश को ऑन कर देते हैं और इसको टीटीएल मोड में डाल देते हैं और जैसे ही हम इसको आँखों में लगा के हम हाफ बटन प्रेस करते हैं तो आपके फ्लैश के अंदर से एक प्री फ्लैश निकलती है। प्री फ्लैश आपके कैमरे से लेकर आपके ऑब्जेक्ट तक जाती है, आपकी फ्लैश से आपके ऑब्जेक्ट तक जाती है और वहाँ से फिर वो कैलकुलेट करती है कि एम्बिएंट लाइट कितनी है और एम्बिएंट लाइट प्लस फ्लैश से निकलने वाली पावर कितनी हो कि आपके सब्जेक्ट का बिल्कुल क्लियर एक्सपोजर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब आप फुल प्रेस करते हैं शटर को तो इसके अंदर से उतनी ही लाइट निकलती है जितना कि उस पर्टिकुलर एक्सपोजर को ज़रूरत हो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको अपनी हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि बेसिकली जब हमारी फ्लैश होती है वो आपके कैमरे के अंदर यहाँ से एक रे डालती है और वो कैलकुलेट करती है। अब इसमें क्या होता है कि फ्लैश आपकी चाहे ऊपर हो, फ्लैश चाहे आपकी नीचे हो, फ्लैश चाहे आपने राइट घुमा दी हो, फ्लैश चाहे आपने लेफ़्ट घुमा दी हो, इसके अंदर आपने बाउंस कार्ड डाल दिया हो, नहीं डाला हो, कुछ भी लगा दिया हो, या इवन इसके ऊपर आप एक कोई रुमाल लगा दें या बहुत तरह तरह के ये जो बाउंस फिर ये जो रिफ्लेक्ट फिल्टर्स आते हैं ये इसके ऊपर अगर आप लगा देंगे उसके बाद भी लाइट जो है बेसिकली डिफ्यूज़ होके आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है। तो जब डिफ्यूज़ होती है तो ऑब्वियसली उसकी पावर कम हो जाती है फ्लैश की। तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर से फ्लैश के अंदर से कितनी पावर निकलनी है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। आपको उसमें कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैमरे में फ्लैश माउंट करके उसका अपर्चर सेट कर दीजिए, आईएसओ सेट कर दीजिए और जो भी सिंक स्पीड आपकी फ्लैश की दी हुई है वो वाली सिंक स्पीड लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको जिस एंगल पे फ़ोटो लेनी हो, जिस तरह से आपको बाउंस कराना हो या किसी भी तरह का कोई मॉडिफायर लगाना हो, आपको कुछ भी डिफ्यूज़र लगाना हो आप लगा दीजिए। आपकी फ़्लैश की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहेगी। अब एक और ज़रूरी एस्पेक्ट बताता हूँ कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि साहब ये ऑफ कैमरा काम करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों, ऑफ कैमरा फ्लैश तभी काम करेगी जबकि आपके फ्लैश के साथ में जो रेडियो कंट्रोल होता है वो भी आपके इसके साथ में कॉम्पिटेबल होना चाहिए। नॉर्मली ये इस तरह के रेडियो कंट्रोल्स आते हैं जो कि आपकी फ्लैश की जगह पे लग जाते हैं। ये इस तरह का रेडियो कंट्रोल होता है और उसके बाद आपकी फ्लैश जो है
ऑफ कैमरा फ्लैश बन जाती है। अब ये जो रेडियो ट्रिगर होता है ये भी दो तरह का होता है। ये जो सिंपल रेडियो ट्रिगर है ये सिर्फ फ्लैश को ऑन ऑफ करता है। तो जब ये रेडियो ट्रिगर फ्लैश को सिंपली ऑन ऑफ करेगा तो आपकी फ्लैश का जो TTL सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। अगर आपको TTL में भी मतलब TTL फ्लैश को आपको ऑफ कैमरा यूज़ करना है, आप चाहते हैं कि मैं फ़्लैश कहीं और लगा दूं और मेरी फ्लैश जो है TTL तरीके से इसका पावर कंट्रोल होता रहे, तो उस केस में आपका ये वाला ट्रिगर काम नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपको अलग से जो है डेडिकेटेड ट्रिगर ख़रीदने पड़ेंगे। ये ट्रिगर अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल में आते हैं जो कि आपकी फ़्लैश के साथ में कंफर्टेबल रहते हैं, कैमरे के साथ में कंफर्टेबल रहते हैं। तो जैसे ही आप अपने कैमरे में माउंट कर देते हैं उस ट्रिगर को, तो आपके कैमरे का ट्रिगर के थ्रू फ्लैश का कम्युनिकेशन हो जाता है। देन अगेन जब आप हाफ प्रेस बटन करते हैं तो आपके ट्रिगर से जो रेडियो सिग्नल जाता है वो फ्लैश तक जाता है। फ्लैश के अंदर से प्री फ्लैश निकलती है वो सब्जेक्ट तक जाती है और सब्जेक्ट से आने के बाद वो कैलकुलेट कर देती है कि आपके सब्जेक्ट को कितनी पावर चाहिए, उतनी ही पावर फिर आपके फ्लैश से निकलती है और आपकी पिक्चर बिल्कुल सही आ जाती है। अब इसमें अगर आप चाहें तो ट्रिगर के थ्रू आप मल्टी फ्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी फ्लैश मतलब 1 2 3 4 जितनी भी आपके ट्रिगर की कैपेबिलिटी हो उतनी फ्लैश आप यूज़ कर सकते हैं। सभी के सभी वो TTL में यूज़ होंगी। जिस डिस्टेंस पर जो फ्लैश रखी गई होगी उसको जितनी आपके कैमरे के आसपास की जो एम्बिएंट लाइट है उसके हिसाब से प्लस आपकी फ्लैश और कैमरे के बीच की फ्लैश और आपके ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है उसके हिसाब से कितनी पावर जनरेट करनी है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आपने मल्टीपल फ्लैश यूज़ की है खासतौर पर पोर्ट्रेट लेते समय, तो आप चाहेंगे कि अलग अलग फ्लैश से अलग अलग इंटेंसिटी की पावर की लाइट निकले, क्योंकि एक आपकी मेन फ्लैश होगी, एक आपकी फिल इन फ्लैश होगी, एक आपकी रिम लाइट हो सकती है, एक आपकी टॉप लाइट हो सकती है। तो जो भी अरेंजमेंट आपको करना हो उसके हिसाब से आप हर फ्लैश का अपना कंपनसेशन जो है प्लस माइनस में डाल दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली जब आप ट्रिगर प्रेस करेंगे अपने कैमरे का तो आपके कैमरे के ट्रिगर को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, शटर को प्रेस करेंगे, आपके ट्रिगर से कम्युनिकेशन सारी फ्लैश को चला जाएगा। सारी फ्लैश एक साथ बर्न होंगी और जिस फ्लैश में जो कमांड आपने दिया है, जितने इंटेंसिटी का कमांड दिया हुआ है, जितने उसमें आपने क्या बोलते हैं कंपनसेशन लगाया हुआ है, उस कंपनसेशन के हिसाब से कम ज़्यादा लाइट ऑटोमेटिकली आपके फ्लैश से निकलती रहेगी और आपका एक्सपोजर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी बेसिक कि TTL फ्लैश कैसे वर्क करती है। अब हम बात करते हैं कि आपके कैमरे में क्या सेटिंग होना चाहिए और आपके फ्लैश में क्या सेटिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप अपनी फ्लैश को लेते हैं तो उसको आपकी फ्लैश के आप ऑन करके उसको TTL मोड पर डाल दीजिए और इस फ्लैश में आपको फिर कुछ नहीं करना है। इस फ्लैश को आप कैमरे के ऊपर माउंट कर दीजिए। कैमरे के ऊपर माउंट करने के बाद ये इसका जो लॉकिंग बटन होता है इसको अच्छे से ट्विस्ट कर दीजिए सो दैट आपकी फ्लैश का कैमरे से कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद आप कैमरे के अंदर आप 3 सेटिंग चाहिए होती है, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। तो आप जिस जगह पे शूट कर रहे हो वहाँ पर कितना ISO सफिशिएंट रहेगा। मान लीजिए आप किसी हॉल के अंदर, कमरे के अंदर शूट कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी लाइट है, तो 100 से 400 ISO के बीच में आप जो ISO लगाना चाहें वो आप अपने कैमरे में लगा दीजिए। उसके बाद जो शटर स्पीड है वो आपके कैमरे की और फ्लैश की एक सिंक स्पीड होती है। तो नॉर्मली किसी की 250 होती है, किसी की 260 होती है, किसी की 200 होती है। तो जो भी आपकी सिंक स्पीड हो वो लगा दीजिए, या आप अगर थोड़ा सा और उसको स्पीड को स्लो कर सकते हो, जहां आपका बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वहां पे 100 लगा दीजिए या 125 शटर स्पीड लगा दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा
कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाएगी। आप उसमें बड़ा मतलब छोटा डायफ्राम भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपको दूर तक की चीज़ें हैं फोकस में मिल जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपने किसी एक स्टेज का कोई फंक्शन है तो एक ग्रुप लेना चाहे, तो आप अपने कैमरे में 7.1 अपर्चर लगा दीजिए। आपने 400 ISO लगा दिया है और आपने इसके अंदर 160 125 का शटर स्पीड लगा दिया है। ये एक बेसिक सेटिंग हो गई आपकी किसी हॉल के अंदर इंटीरियर में अगर आप शूट कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपने कैमरे की फ्लैश को ऑन कर दिया है। अपर्चर आपका 7.1 लगा हुआ है, ISO आपका 400 लगा हुआ है। अब आप किसी भी डिस्टेंस से आप फ़ोटो लेते रहिए, थोड़ा सा क्लोज भी जा सकते हैं, थोड़ा सा दूर भी जा सकते हैं। तो आपकी 5 फीट से लेके 15-20 फीट तक की चीज़ें जो है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खींचते रहिए। आपकी सारी फ़ोटोज़ जो है बिल्कुल एक एक्सपोज़र की आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस कम ज़्यादा होती जाएगी अपने सब्जेक्ट से, फ्लैश से निकलने वाली इंटेंसिटी जो है अपने आप कम ज़्यादा होती रहेंगी और आपकी सारी पिक्चर जो है एक एक्सपोजर की आएंगी, एक इंटेंसिटी की आएंगे। जब भी आप 50 फ़ोटो भी देखेंगे सबको एक साथ स्कैन करके, तो सबका एक्सपोजर आपको एक जैसा नज़र आएगा। अब इसमें सबसे पहला जब आप फ़ोटो लेते हैं तो आप एक काम ज़रूर करिएगा कि जैसे ही आपने कोई फ़ोटो खींचा, तो या आप कोई भी शूट स्टार्ट करने से पहले उसी जगह पे जहां आप शूट करने जा रहे हैं वहां किसी को बिठा के एक आप अपने कैमरे से फ़ोटो खींचिए उसी सेटिंग पे जो आप सेटिंग लगाने वाले हैं, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी पिक्चर कैसे आई है। अगर आपको लगता है कि आपकी पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो गई है, तो आप इसको अंडर साइड में थोड़ा सा कंपनसेट करना शुरू कर दीजिए। इसमें 0.3 से लेके 0.7, 1, 1.3, 1.72, 2.3, 2.7 ऐसे माइनस साइड में कंपनसेशन दिया रहता है। उसी तरीके से अगर आपको पिक्चर लग रहा है कि मेरी पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो गई है, आपको लग रहा है कि चेहरा मुझे थोड़ा सा और ब्राइट चाहिए, तो आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लैश का कंपनसेशन डाल दीजिए। +0.3, +0.7, +1, +1.3, +1.7 ऐसे करते करते अलग अलग फ्लैश का अलग अलग होता है। किसी में अप टू +3 जाता है, किसी में अप टू +5 तक जाता है। तो आपको जिस भी कंपनसेशन देने पे आपको लगता है कि ये पिक्चर मेरी परफेक्ट आ गई है, उसको आप वहाँ पे फ्रीज कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर किसी को फोटोग्राफर को ऐसा लगता है कि मेरी पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो गई है, तो वो क्या करते हैं कि एकदम से उसका ISO बढ़ा देते हैं कि मेरी पिक्चर अब ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, अगर आपने ISO बढ़ा दिया तो भी आपकी पिक्चर सही नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ISO बढ़ाने से क्या हुआ, आपके फ्लैश का जो सिस्टम है उसने तो वही अडॉप्ट किया हुआ ना, अपनी लाइट, डिस्टेंस, ISO, अपर्चर के हिसाब से वो इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर रही है। तो जैसे ही आपने ISO बढ़ाया, इसको सिग्नल मिल गया कि नहीं इन्होंने ISO बढ़ा दिया है, तो अगली बार मुझे जो इंटेंसिटी थोड़ी सी और कम कर देनी है। अब आपने देखा कि इससे भी सही नहीं हुआ, आपने ISO थोड़ा और बढ़ा दिया, तो अगली बार फिर वो जो है इंटेंसिटी थोड़ी सी और कम कर देगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई ट्रायल शॉट लेते हैं उसमें आपको कमी बेसी नज़र आती है, तो उसको फिर आप ISO से एडजस्ट मत करिएगा, उसको आप कंपनसेशन से एडजस्ट करिएगा। अगर आपको पिक्चर अंडर एक्सपोज लगती है तो आप अपने फ्लैश के कंपनसेशन में जाके थोड़ा सा उसको ओवर एक्सपोज कर दिए, थोड़ा सा ओवर कंपनसेट कर दीजिए। अगर आपको पिक्चर ओवर एक्सपोज लगती है तो इसके कंपनसेशन में जाके अकॉर्डिंगली आप माइनस साइड में कंपनसेट कर दीजिए, और आप ट्रायल शॉट 2-3 और ले लीजिए। और जब आपको लगता हो हाँ इस कंपनसेशन पे मेरी पिक्चर बहुत सही आ रही हैं, उसके ऊपर आप सारी पिक्चर्स उस पर्टिकुलर स्पॉट पे, उस दिन में, उस लोकेशन पे ले सकते हैं। आपको सारी पिक्चर जो है एक जैसी इंटेंसिटी की आएंगी और सभी पिक्चर्स देखने में बिल्कुल आपको एक जैसी लगेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आता है कि हमारे कुछ भाई पूछते हैं कि साहब हमारी TTL फ्लैश लगाने के बाद भी पिक्चर जो है हमारी अंडर एक्सपोज हो जाती है या कभी कभी ओवर एक्सपोज हो जाती है। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा कारण है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए
कि अभी जो मैंने आपको 400 ISO लगाना या 200 ISO या 100 ISO बताया है क्लोज कमरे के अंदर, जहां आप मुश्किल से 5 फीट से 15 फीट तक की फ़ोटो खींच रहे हैं, उसके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप आउटडोर में चले गए, आउटडोर में अगर मान लीजिए आप किसी बारात की फ़ोटो खींच रहे हैं या इवन आप स्टेज पे शूटिंग कर रहे हैं, रिसेप्शन की शूटिंग कर रहे हैं, ओपन मैदान में फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, ऑल्दो लाइट बहुत अच्छी होती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी जहाँ आप 5 से 10 फीट के ऊपर पिक्चर ले रहे थे, वहाँ आपको 15-20 फीट तक की पिक्चर भी लेनी पड़ती है। तो होता क्या है कि हर फ्लैश की अपनी एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए कि आपकी फ्लैश का गाइड नंबर 100 है, 125 है, 150 है, 160, 170, 180 जो भी हो, हर फ्लैश की अपनी एक कैपेसिटी होगी। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से अगर मान लीजिए आपने 400 ISO लगाया है और आपने अपने कैमरे के अंदर 7.1 अपर्चर लगाया है या जो भी अपर्चर लगाया, तो उसकी एक रेंज होगी। उसके आगे तो आपकी फ्लैश का उतना जो भी पावर निकल रहा है मैक्सिमम निकल रहा है। उसके ज़्यादा डिस्टेंस पर जब भी आप फ़ोटो खींचने की कोशिश करेंगे तो आपके पिक्चर तो अंडर एक्सपोज होना ही है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने कोई सा भी ISO लगाया, मान लीजिए 800 ISO लगाया है या 1200 ISO लगाया है, और आप फ़ोटो लेते 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 अपने सब्जेक्ट के बहुत नज़दीक चले गए, तो आपके कैमरे से और आपके फ्लैश के बीच में जो फ्लैश की मिनिमम पावर की जो लिमिट है, जैसे मान लीजिए 1/1/28 है, वो निकलने के बाद भी अगर मान लो लाइट ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि आप बहुत नज़दीक आ गए हैं और ISO भी ज़्यादा है आपके कैमरे में लगा हुआ, तो पिक्चर आपकी ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप भले ही TTL फ्लैश क्यों ना लगी हो आपकी, आप शूटिंग जब करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, तो आप अपनी ISO की रेंज पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप क्लोज कमरे के अंदर फ़ोटो ले रहे हैं, मान लीजिए आप 5 फीट से 15 फीट तक की रेंज की फ़ोटो खींच रहे हैं, तो आप ISO जो है 100 से 400 के बीच में रखिए। लेकिन जैसे ही अगर आपकी लिमिट बढ़ रही है, आप थोड़ा और दूर जा रहे हैं, मान लीजिए आप खुले में आ गए हैं, तो उस केस में आप 1000, 1200, 1600 ऐसा ISO लगा दीजिए। तो जब आप 1000, 1600 ISO लगा देंगे तो आप 5 फीट, 8 फीट से लेके 20-25 फीट तक की फ़ोटोज़ को लेते रहिए। आपने 7.1 लगाया है, 8.8 लगाया है, 11 लगाया है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी फ्लैश के अंदर से निकलने वाली जो पावर है कम ज़्यादा होती रहेगी। ओके, अब कई बार क्या होता है कि हॉल के अंदर ही मान लीजिए आप फ़ोटो खींच रहे हैं, आपने 400 ISO लगाया हुआ है, लेकिन किसी वजह से आपका मन होता है कि मैं F11 डायफ्राम लगा देता हूँ। तो F11 जब आप डायफ्राम लगा देंगे और आपने अगर मान लीजिए सिर्फ 400 ISO ही रखा हुआ है और अगर आप 15 फीट से फ़ोटो खींचना चाहेंगे, तो आपके फ्लैश की मैक्सिमम पावर जो जनरेट हो रही है, उसके बाद भी आपकी रोशनी कम पड़ेगी आपकी फ्लैश की। तो उस केस में अगर मान लीजिए आप अपर्चर भी कम करते हैं, उस केस में भी आपको ISO बढ़ाना चाहिए। तो ये आपके मन में एक रफ कैलकुलेशन होना चाहिए कि कितना ISO, कितना अपर्चर, कितना डिस्टेंस मेरे कैमरे की मैक्सिमम लिमिट को कवर कर पाएगा। उसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो आपकी पिक्चर अंडर एक्सपोज होनी है। इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक हॉल के अंदर आप फ़ोटो जब ले रहे हैं तो आप एक एवरेज अपर्चर जो है 7.1 का मान के चलिए, एक एवरेज डिस्टेंस जो है आप 3 फीट से 15 फीट का मान के चलिए, और आप अपना ISO जो है 100 से 400 के बीच में लगाइए और फ्लैश को आप TTL मोड में रखिए और पिक्चर लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरह से जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं, आप अपना फ्लैश का जो सेटिंग रखा है आपने वो तो वही रहने दीजिए। कैमरे में आपने 100-400 की जगह अब आप उसको 800 से 1600 के बीच का डायफ्राम, 800 से 1600 के बीच का ISO लगा दीजिए। अपर्चर वही 7.1 रहने दीजिए। 7.1 में क्या होगा कि आपको एक शार्पनेस अच्छी मिलेगी, डेप्थ अच्छी मिलेगी। अब अगर उसी जगह पे आपको पोर्ट्रेट लेना हो ओपन एयर में, तो पोर्ट्रेट लेते समय अगेन आप अपना ISO थोड़ा कम कर दीजिए, 400 कर दीजिए, 600 कर दीजिए। आपका अपर्चर जो है 2.8 रख दीजिए, 3.5 रख दीजिए। अगर 1.8 भी रख देते हैं तो भी अगर आपने 100, 200, 400, 800 ISO लगाया हुआ है, आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज नहीं होगी।
उस ISO के ऊपर और इस अपर्चर के ऊपर TTL मोड पर रख के आप पिक्चर्स लेते रहिए। आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली उसके अंदर से निकलने वाली इंटेंसिटी जो है कवर करती रहेगी और आपकी पिक्चर बिल्कुल बढ़िया आती रहेगी। अब तीसरा, अगर आप बारात में आ गए, अब बारात में क्या होता है कि बहुत चारों तरफ कुछ लाइट है ही नहीं, वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। थोड़ी बहुत जो DJ की लाइट जल रही है या जो सर पे जो आजकल हैलोजन लेके चलते हैं उनकी लाइट रहती है। वहाँ अगर आपको पिक्चर लेनी है तो वहाँ ISO आपको करीब 2200 से 3200 के करीब कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर लाइट है ही नहीं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज शॉट भी नहीं लेंगे। कम से कम आप 5 से 10 फीट की दूरी से तो मिनिमम आप पिक्चर लेंगे ही लेंगे। तो उस केस में भी आप अपना अपर्चर जो है 7.1 ही रहने दीजिए। अपर्चर आप 7.1 रखा है आपने, ISO वहाँ पे आपने 2400 रखा है, 2000 रखा है, 3200 रखा है, जो भी रखना हो, लेकिन इसी के आसपास पे आप ISO रखिए और उसके बाद आप फ्लैश से फ़ोटो लेते रहिए। फ्लैश के अंदर से निकलने वाली इंटेंसिटी अपने आप कम ज़्यादा होती रहेगी और आपकी पिक्चर्स अच्छी आती रहेंगी। बीच बीच में आप देखते रहिए कि कहीं किसी तरह का कोई अंडर एक्सपोज तो नहीं हो रहा है। बाई चांस अगर आपको थोड़ा अंडर एक्सपोज लगता हो तो अगेन आप कंपनसेशन में जाके उसको थोड़ा सा प्लस साइड में कर सकते हैं। आपके पिक्चर से एक्सपोजर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम आखिरी में आपको एक स्पेशल ट्रिक बताएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप ISO डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या ISO देना है। तो ऐसी सिचुएशन, क्योंकि लाइट आपकी बदलती रहती है, कभी आप बहुत ब्राइट लाइट में काम करते हैं, कभी बहुत डिम लाइट में काम करते हैं, कभी आप डे लाइट में काम करते हैं, फिर एकदम से आपको अंदर आना पड़ जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ बार बार आप ISO चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप अपने कैमरे को ऑटो ISO मोड पर डाल दीजिए। और जैसे ही आप ऑटो ISO मोड पर डालेंगे, कैमरा आपसे 2 सवाल पूछेगा कि आपको कैमरे में कितना ISO चाहिए मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम लिमिट आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्रीज कर दीजिए कि जो कॉन्फिडेंस आपको हो कि इस वाले ISO से बाद अंदर जो है मेरे पिक्चर में नॉइस नहीं आएगा। तो जैसे आपका कॉन्फिडेंस 8000 तक है, 10,000 तक है, 12,000 तक है, 15,000 तक है, जो भी लिमिट आपको फ्रीज करनी हो आप उसमें फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद कैमरा आपसे फिर सवाल पूछेगा कि फ्लैश के साथ में आपको मैक्सिमम कितनी ISO लिमिट चाहिए। तो आपकी फ्लैश तो चलेगी चलेगी हर स्नैप में, तो फ्लैश में आप मैक्सिमम कितनी ISO चाहते हैं वो लिमिट आप उसमें फ्रीज कर दीजिए। तो मान लीजिए 3200 चाहते हैं, 1600 चाहते हैं या 2000 चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप उसमें लगा दीजिए। फिर जब आप फ्लैश से फ़ोटो लेंगे तो आपका कैमरा जो है उस ISO रेंज से आगे नहीं जाएगा। लेकिन ठीक है, जो भी लिमिट आपने लगाई है उसमें आपका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया से एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट तो आपकी फ्लैश से जो फायर होगा उससे जो लाइट निकलेगी उससे तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। और फिर उसमें होगा क्या कि आपने जितना ISO फीड किया है, मतलब आपने तो ऑटो ISO फीड किया है, अब सिचुएशन के हिसाब से उस समय जितना ISO लगना चाहिए वो ISO अपने आप कैमरा फीड कर देगा और उस लगे हुए ISO के हिसाब से आपके फ्लैश से कितनी पावर जनरेट होनी है वो फ्लैश आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और आपकी कोई भी पिक्चर मिस नहीं होगी। चाहे आप पास से खींचेंगे, चाहे आप दूर से खींचेंगे, आप कम लाइट में खींचेंगे, ज़्यादा लाइट में खींचेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट में खींचेंगे, हर जगह आपकी पिक्चर्स की इंटेंसिटी जो है, एक्सपोजर की इंटेंसिटी जो है हर फ्रेम में एक जैसी ही आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि फ्लैश से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कन्फ्यूजन्स थे, जितने भी मिथ्स थे, सब दूर हो गए होंगे। TTL फ्लैश को लेके जो भी मन में आपके डाउट्स थे, उम्मीद करता हूँ सारे क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ, आपको पूरी चीज़ दोबारा बता देता हूँ कि फ्लैश से निकलने वाली जो लाइट होती है आप उसको किसी भी एंगल से कर दीजिए, कहीं से भी बाउंस कर दीजिए, कोई भी मॉडिफायर लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लैश से निकलने वाली पावर जो है ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्ट होती रहेगी। नंबर 2, अगर आपको ऑफ कैमरा फ्लैश यूज़ करना है तो आपका ट्रिगर भी डेडिकेटेड होना चाहिए, तो ही उसका TTL सिस्टम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आपके पास जो भी ट्रिगर्स होंगे अगर वो डेडिकेटेड नहीं है तो आप उसको लगा के TTL मोड को यूज़ करने की कोशिश मत करिएगा। और उसके अलावा
और भी अगर आपको TTL से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको और भी इस फ्लैश से रिलेटेड कोई से भी डाउट दिमाग में हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि आपके दोस्तों के भी काम आ सकता है तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, सो दैट उनको भी इस तरह के जो भी डाउट्स मन में होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर जो है समय समय पे बहुत सारे उनके मन में डाउट्स रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई डाउट हो तो आप YouTube सर्च में जाके मेरा नाम सुरेश गुप्ता BHA लिख दीजिए और उसके आगे आपका जो भी टॉपिक हो, मान लीजिए आपको फ्लैश से रिलेटेड है, लेंस से रिलेटेड है, कैमरा से रिलेटेड है, लाइटिंग से रिलेटेड है, वो 2-3 कीवर्ड्स उसमें लिख दीजिए, जैसे कैमरा फ्लैश सेटिंग, TTL फ्लैश सेटिंग, ऑफ कैमरा फ्लैश सेटिंग, जो भी लिखना हो आप लिख दीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस बनाई होंगी वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी, उसको देख के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।